हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी में। आज हम फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। आज अपन वियोजन अभिक्रियाओं के कुछ और उदाहरण देखेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को डिस्कस किया था। वियोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल भी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। तो आज अपन वियोजन अभिक्रिया के कुछ और एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं कि वियोजन कितने प्रकार से हो सकता है। वापस अगर दोनों अभिक्रियाओं को मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो सुनना ध्यान से। संयोजन अभिक्रिया में अपन ने पढ़ा था जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अपन ने बहुत सारे एग्जांपल वगैरह डिस्कस किए थे। वियोजन अभिक्रिया की बात करूं तो इसमें अपन ने पढ़ा था जब एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक नया उत्पाद बनाते हैं। डिफरेंस था। एक और बात बता देता हूं, अगर आपको पीडीएफ इंपॉर्टेंट नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हो और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आपको यूट्यूब का जो अबाउट सेक्शन होता है वहाँ पे भी हमारे जितने भी चैनल है, जैसे अगर मैं बात करूँ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, सबके लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में 8302898893। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरे, इसको सेव कर लो। इस पर मैसेज ड्रॉप कर दो मेरे को कि सर हमको इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड कर दो। आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपका नाम, आपकी क्लास का नाम और आपकी स्कूल का नाम लिख के भेजना है तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे आते ही। तो ये काम आप लोगों को करना है। अगर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो इस पर मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको हर चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। अपन स्टार्ट करने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। तो लास्ट लेक्चर में भी अपनी वियोजन अभिक्रिया देखा था, एक बार वापस से समझते हैं क्या है वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। एक अभिकर्मक, ठीक है, उसको अपन ने इस तरह से ब्रेक किया कि उससे अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे उत्पाद बन रहे हैं। तो एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब अपन ने 2FeSO4 को क्या करा, हीट दी, ऊष्मा दी, तो किसमें टूटा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में टूटा। SO2 गैस और SO3 गैस इसने बनाई। तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 गैस एंड SO3 गैस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फेरस और फेरिक में डिफरेंस भी बताया था, एक बार वापस से बता देता हूँ। फेरस जब Fe के ऊपर +2 चार्ज होता है और फेरिक जब Fe के ऊपर +3 चार्ज होता है। Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक। तो यहाँ पे Fe+2 है इसलिए अपन इसको फेरस बोल रहे हैं, यहाँ पे Fe+3 इसलिए इसको अपन फेरिक ऑक्साइड बोल रहे हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये सारी बात भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझाई थी, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो अब आगे अपन ने क्या क्या देखो, सुनो, FeSO4.7H2O ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, हरे कलर का होता है FeSO4.7H2O। जब हम इसको हीट करते तो किसमें ब्रेक होता है, तो जब अपन हीट करते तो हीट करने पे पानी उड़ जाता है। हीट करने पे पानी क्या होता है, चला जाता है। हीट करने पे सबसे पहले कौन चला जाता है, पानी चला जाता है। और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल कितने थे, 7। तो ये 7H2 जो है ना, ये अलग हो जाते हैं। FeSO4.7H2 जब हीट करते हैं तो FeSO4 तो सॉलिड, ठीक है, FeSO4 सॉलिड जो कि व्हाइट कलर का है, और इससे 7H2O रिमूव हो जाते हैं। तो FeSO4 + 7H2O अपने को देखने को मिलता है। एक और बात जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, जब FeSO4 से 7H2 जुड़ा रहता है तो ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और जब FeSO4 अकेला होता है सॉलिड तो ये कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो FeSO4.7H2O ग्रीन कलर का, FeSO4.7H2O ग्रीन कलर का, ओनली FeSO4 व्हाइट कलर का। इस FeSO4 को अपन और ज्यादा हीट कर रहे हैं। जब FeSO4 को अपन हीट करते तो क्या देता है, ये देता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, साथ में SO2 गैस एंड SO3 गैस। ये बात भी अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आगे मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि अपन बोलते हैं लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। मैंने कुछ नाम आपको और बताए थे। मैंने कहा था CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, CaOH होल ट्वाइस जिसको अपन बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, और CaCO3 को बोलते हैं अपन लाइमस्टोन चूना पत्थर। तो जब अपन CaCO3 सॉलिड, इस चूना पत्थर लाइमस्टोन को हीट करते हैं, CaCO3 को हीट करने पे क्या बनता है, एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम। हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना।
कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। COH इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम और इसको अपन बोलते हैं लाइमस्टोन। तो CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या देता है, एक देता है ये CaO सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, एक देता है अपने को CO2 गैस। अब यहाँ पे एक और अपन ने रिएक्शन डिस्कस, एक और इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस की थी कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अगर अपन ऊष्मा की हेल्प से वियोजन अभिक्रिया करवा रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया को अपन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। अपन ने ऊष्मा की मदद से यहाँ पे वियोजन किया है तो अभिक्रिया को अपन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इस रिएक्शन में अपन ने लेक्चर एंड किया था, जो मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ। PbNO3 होल्ट-वाइज, PbNO3 होल्ट-वाइज जिसको अपन बोलते हैं लेड नाइट्रेट, ठीक है। PbNO3 होल्ट-वाइज जिसको अपन बोलते हैं लेड नाइट्रेट। कितने PbNO3 होल्ट-वाइज अपन ने ले लिए, 2 PbNO3 होल्ट-वाइज अपन ने सॉलिड लिया है जिसको कि अपन हीट कर रहे हैं। तो जब अपन इसको हीट करते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है PbO जिसको कि अपन बोलते हैं लेड ऑक्साइड, साथ में NO2 एंड O2। जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग का पार्ट वैसे अपन ने डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे Pb के नंबर कितने हैं, 2, यहाँ पे Pb के नंबर कितने हैं, 2। सिंपल सी बात है, एक PbNO3 होल्ट-वाइज में 1 PbNO3 होल्ट-वाइज में 1 Pb होता है तो 2 PbNO3 होल्ट-वाइज में 2 Pb होंगे। 1 PbO में 1 Pb, 2 PbO में 2 Pb, तो दोनों तरफ Pb लेड के नंबर कितने हैं, 2 है। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन के, तो देखो 1 PbNO3 होल्ट-वाइज में 2 नाइट्रोजन होता है। 1 PbNO3 होल्ट-वाइज में 2 नाइट्रोजन, तो 2 PbNO3 होल्ट-वाइज में 2 2 सा 4 नाइट्रोजन। इधर देख लो 1 NO2 में 1 नाइट्रोजन, 4 NO2 में 4 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के नंबर भी दोनों तरफ कितने हैं, 4 है। आगे ऑक्सीजन डिस्कस करते हैं। 1 PbNO3 होल्ट-वाइज में 3 × 2 6 ऑक्सीजन होते हैं। 1 PbNO3 होल्ट-वाइज में 3 × 2 6 ऑक्सीजन होते हैं, तो 2 में 6 × 2 कितने हो गए, 12। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2, 4 2 8, 8 और 2 कितने हो गए, 8 और 2 10, और यहाँ से 2, तो 10 और +2 12 हो गए। इधर भी देख लो 3 × 2 6, 6 × 2 12, तो इधर भी 12 ऑक्सीजन और इधर मिला के भी 12 ऑक्सीजन। इसको अपन संतुलित अभिक्रिया बोलेंगे। क्या होती है संतुलित अभिक्रिया, जब परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में बराबर होती है। जब परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद में बराबर होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। Pb के नंबर इधर 2, इधर भी 2। इधर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात करते हैं, 2 2 सा 4, इधर भी नाइट्रोजन 4। ऑक्सीजन की बात करते हैं 3 × 2 6, 6 × 2 12, इधर 12 ऑक्सीजन, इधर भी मिला के कितने ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन। अब ये जो NO2 गैस है ना, NO2 गैस जिसको कि अपन बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O2 गैस ऑक्सीजन है, NO2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, PbO अपना लेड ऑक्साइड है। ये जो NO2 गैस होती है ना, इसके ब्राउन फ्यूम्स मतलब भूरे रंग का धुआं, ऐसे समझ लो NO2 ब्राउन कलर की होती है। NO2 कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो NO2 गैस के अपने को ब्राउन फ्यूम्स, भूरे रंग का धुआं देखने को मिलता है। और भूरे रंग का धुआं देखने को मिल रहा है मतलब वहां पे NO2 गैस अपने को देखने को मिलेगी। ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। अब देखो यहाँ पे अपन ने लेड PbNO3 होल्ट-वाइज, ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है। एकल अभिकर्मक का टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाना। PbNO3 होल्ट-वाइज टूट के क्या दे रहा है, PbO दे रहा है, NO2 दे रहा है और O2 देख रहा है, ठीक है। PbNO3 होल्ट-वाइज टूट के PbO, NO2 और O2 दे रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है। एक और बात, क्योंकि यहाँ पे लेड नाइट्रेट हीट मतलब ऊष्मा की उपस्थिति में टूट रहा है, तो इस वियोजन अभिक्रिया को अपन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ पे लेड नाइट्रेट जो है अपना वो ऊष्मा की मदद से टूट रहा है, इसलिए अपन इसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब 2-3 रिएक्शन और जो आप लोगों को देखनी है, AgCl जिसको कि अपन बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। AgCl जिसको कि अपन बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। तो जब अपन 2AgCl सॉलिड जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसको जब अपन सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये क्या देता है, 2Ag देता है, साथ में Cl2 गैस, 2Ag सॉलिड एंड Cl2 गैस। अभिक्रिया को बैलेंसिंग चेक करते हैं, संतुलित है नहीं है। देखो 1AgCl में 1Ag, तो 2AgCl में 2Ag, इधर भी कितने Ag, 2Ag, दोनों तरफ Ag मतलब सिल्वर के नंबर क्या है, सेम है। 1AgCl में 1 क्लोरीन, 2AgCl में 2 क्लोरीन। इधर Cl2 देखो, Cl2 में कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन। दोनों तरफ सिल्वर की संख्या 2 है, दोनों तरफ क्लोरीन की संख्या भी 2 है, तो मैं कहूंगा ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। AgCl सॉलिड जो कि व्हाइट कलर का होता है, जब अपन उसको सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसका अपघटन होकर क्या बनता है, Ag बनता है और Cl2 बनता है। एकल अभिकर्मक का टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, और ये वियोजन सूर्य की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है। ये वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है। ये वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति में, ये वियोजन सूर्य की उपस्थिति में। जिस तरह से AgCl टूटता है उसी तरह से AgBr टूटता है। देखो अगर मैं AgCl में मैंने Cl की जगह Br रख दिया तो क्या बन गया, सिल्वर ब्रोमाइड। ऊपर क्या था, सिल्वर क्लोराइड।
AgCl को अपन बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, AgBr को अपन बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट के, जैसे ये 2Ag दे रहा था, ये भी 2Ag दे रहा है, ये Cl2 दे रहा था, ये Br2 दे रहा है। दोनों अभिक्रियाओं की वैलेंसिंग को जब हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे दोनों अभिक्रियाओं में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है। इधर बात करूं 1AgBr में 1Ag तो 2AgBr में 2Ag, इधर भी Ag सिल्वर के नंबर कितने हैं 2 है। इधर बात करता हूं 1AgBr में 1Br तो 2AgBr में 2Br, इधर भी Br के नंबर कितने हैं 2। दोनों तरफ सिल्वर के परमाणु भी समान, दोनों तरफ Br के परमाणु भी समान। ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, ये वाली अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने 2 वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए यहाँ पे, ठीक है। 2 वाटर को का अपन ने किया इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस जिसको कि अपन हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघटन। मेरे प्यारे बच्चों सारे लोग इधर फोकस करना, इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत अपघटन क्या होता है तो ध्यान से सुनना है अपने को। अपन ने यहाँ पे विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन करवाया, मतलब वियोजन करवाया। अगर वियोजन विद्युत धारा की उपस्थिति में हो रहा है तो उसको वैद्युत अपघटन बोलेंगे, अगर वो ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है तो उसको ऊष्मीय वियोजन बोलेंगे, और अगर वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो अपन बोलेंगे वहां पे अपन ने सनलाइट की प्रेजेंस में वियोजन करवाया है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन करवाया है। तो वियोजन मतलब तोड़ना, एकल अभिकर्मक का टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वो ऊष्मा की उपस्थिति में भी हो सकता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो सकता है, और वो विद्युत धारा की उपस्थिति में भी हो सकता है। वैद्युत अपघटन का मतलब है जब हम किसी मॉलिक्यूल को या किसी अणु को विद्युत धारा की सहायता से तोड़ रहे हैं तो उसको अपन वैद्युत अपघटन बोलेंगे। अपघटन मतलब टूटना, मतलब वियोजन, ये सारे एक दूसरे का पर्यायवाची ही आप बोल सकते हो। वियोजन बोल लो, अपघटन बोल लो, डिकम्पोजिशन बोल लो, टूटना बोल लो, सारी बातें एक ही है। तो अपन ने 2 वाटर के मोल्स ले लिए। वैसे तो वाटर को अपन ने थोड़ा बैलेंसिंग जब की तो अपन ने 2 लगाया। तो सुनना ध्यान से, वाटर का जब अपन क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब अपन वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यहाँ पे भी देख लो, एकल अभिकर्मक का टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाना, ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं, ऐसी अभिक्रिया को अपन वियोजन अभिक्रिया बुलाते हैं, ठीक है। वाटर को अपन ने क्या करा, 2 वाटर ले लिए यहाँ पे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत अपघटन किया तो अपने को H2 और O2 देखने को मिला। चेक करते हैं 1H2O में कितने हाइड्रोजन, 1H2O में 2 हाइड्रोजन, तो 2H2O में 2 × 2 कितने हो गए 4 हाइड्रोजन। 1H2O में 2 हाइड्रोजन तो 2H2O में 2 × 2 4 हाइड्रोजन। इधर देखो 1H2 में 2 हाइड्रोजन, 1H2 में 2 हाइड्रोजन तो 2H2 में 2 × 2 4 हाइड्रोजन। इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4। 1H2O में 1 ऑक्सीजन तो 2H2O में 2 ऑक्सीजन। इधर भी ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं 2, दोनों तरफ हाइड्रोजन कितने हैं 4, दोनों तरफ ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो ये भी एक प्रकार की अपने पास एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। आगे देखो, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एकदम सही बात है, अपन ने तीनों एग्जांपल देख लिया। ये विद्युत की उपस्थिति में टूट रहा है, ये दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहे हैं, और ये ऊष्मा की उपस्थिति में टूट रहा है, ये भी ऊष्मा की उपस्थिति में टूट रहा है, ये दोनों भी ऊष्मा की उपस्थिति में टूट रहे हैं। अरे ये ऊष्मा की उपस्थिति में टूट रहा है, ऊष्मा की उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में, ये भी ऊष्मा की उपस्थिति में, ये भी ऊष्मा की उपस्थिति में, ये दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ये विद्युत धारा की उपस्थिति में। तो अपन ने लास्ट में इनको समराइज कर दिया। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा मतलब हीट, प्रकाश मतलब लाइट, सनलाइट, या विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। अब यहाँ पे इन्होंने एक और डेफिनेशन दे दी है। लास्ट लेक्चर में अपन ने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ा था, मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई थी। अब यहाँ पे मैं एक और अभिक्रिया की बात करूंगा। तो देखो, एक अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मेरे सारे बच्चे पूरा फोकस इधर रखेंगे। एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक ऊष्माक्षेपी, एक ऊष्मा शोषी। सुनना ध्यान से, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, अपन ऊष्मा देते हैं। यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण, अरे यहाँ पे क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। उस अभिक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो लिखा है अपन ने, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा या ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, मतलब अभिकारक क्या कर रहा है, ऊष्मा ले रहा है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो अपन ने यहाँ पे फिर से 2 प्रकार बना दिए। 2 प्रकारों में अपन बांट सकते हैं। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। देखो ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलता है।
ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसको कि अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऊष्माक्षेपी, एक ऊष्माशोषी, एक ऊष्माक्षेपी, एक ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक, इनके नाम है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया को अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर कथन आता है तो एकदम सही कथन होगा, स्टेटमेंट सुनना, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एकदम सही बात है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल श्वसन, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, इनमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करते हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है मतलब जो ऊष्मा लेती है, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण, एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण जिसको कि अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, अपन ने 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिए, साथ में वाटर लिया, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और साथ में क्लोरोफिल। तो एक क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, एक बन रहा है ग्लूकोज, एक बन रही है ऑक्सीजन, एक बन रहा है वाटर। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। AQ का मतलब है कहाँ प्रेजेंट है, ये वाटर में प्रेजेंट है, और H2 लिक्विड है ही अपना, CO2 भी किस में प्रेजेंट है, एक्वस मतलब वाटर में प्रेजेंट है, और वाटर अपना लिक्विड होता ही है। तो 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, एक बनता है अपना ग्लूकोज जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका कि अणुसूत्र होता है, ग्लूकोज का अणुसूत्र अपने को याद रहना चाहिए, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ठीक है, साथ में 6 ऑक्सीजन O2 एंड 6 H2O। तो ये अपन ने देखा ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। एक बार आप इसको जल्दी से रीड कर सकते हो, अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बता सकते हो, अपन आगे चलते हैं वरना। चलिए बच्चों आगे अगली रिएक्शन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया जिसको कि अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, देखो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को अपन बहुत ही आसानी से समझेंगे और बहुत आसान रिएक्शन है, विस्थापन और विस्थापन दोनों की दोनों ही। सुन रहे जाना, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलूं तो किसी की जगह किसी और का आना। विस्थापन मतलब किसी की जगह किसी और का आना। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपकी साइंस की क्लास ले रहा हूँ, अगर मेरे बाद मैथ्स वाले सर आके क्लास लेंगे तो क्या होगा कि साइंस वाले सर की क्लास, अब साइंस वाले सर की जगह कौन आ चुके हैं, मैथ्स वाले सर आ चुके हैं, तो एक तरीके से क्या हुआ, विस्थापन हो गया। पहले कौन था यहाँ पे मैं, अब कौन आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद मैथ्स वाले सर आ जाएंगे। तो आपके स्कूल में ऐसा होता नहीं है जैसे साइंस की क्लास चल रही है, अब थोड़ी देर बाद क्या हो गया, अगर मैथ्स का टीचर आ गया वहाँ पे, तो अब साइंस का विस्थापन हो गया, कौन आ गया, मैथ्स, फिर मैथ्स के बाद वापस से कौन आ गया, साइंस आ गया। तो इस तरह से विस्थापन का मतलब है किसी की जगह किसी और का आना। पर अपन इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे समझेंगे तो सुनते जाना। विस्थापन अभिक्रिया जिसको कि अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। अभी अपन आगे जाके विद्युत है ना एक्टिविटी सीरीज भी देखेंगे, ठीक है, क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता श्रेणी, अभिक्रियाशीलता श्रेणी, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं जिसमें अपन देखेंगे किस तत्व की क्रियाशीलता ज्यादा है किसकी कम है, तो वो सारी बात भी अपन करेंगे। कुल मिला के यहाँ पे अपन एक बहुत ही शानदार लाइन लिखी है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। इसका फेमस एग्जाम्पल है जब अपन ने Fe की अभिक्रिया किससे करवाई, CuSO4 से। ये रिएक्शन अपन ने पहले भी देखी थी, Fe सॉलिड की रिएक्शन करवा रहे हैं CuSO4 एक्वस से, ठीक है। क्या फॉर्म कर रहे हैं, FeSO4 एक्वस और साथ में Cu सॉलिड। अभी के लिए बता देता हूं कि क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होती है, क्रियाशीलता जो होती है वो Fe की ज्यादा होती है, आयरन की ज्यादा होती है, किससे, कॉपर से। आयरन की क्रियाशीलता किससे ज्यादा होती है, कॉपर से। तो देखो सुनना ध्यान से बात, ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर बहुत खुश था अपनी जिंदगी में किसके साथ, SO4 के साथ। ध्यान से सुनना मेरी बात, कॉपर बहुत खुश था किसके साथ, SO4 के साथ, बहुत हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। पर वो तब तक ही जी सकता था जब तक उसकी अभिक्रिया किसी अधिक क्रियाशील तत्व के साथ ना हो।
जब इनकी जिंदगी में अधिक अभिक्रियाशील तत्व आया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया आयरन की क्रियाशीलता किससे ज्यादा होती है, कॉपर से ज्यादा होती है। तो आयरन की क्रियाशीलता किससे ज्यादा थी, कॉपर से ज्यादा थी। तो इसने क्या करा, आयरन की क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। कॉपर जो किसी जमाने में SO4 के साथ हुआ करता था, आज कॉपर अकेला है। और जो Fe कभी अकेला हुआ करता था, आज वो SO4 के साथ है। तो क्या हुआ यहाँ पे, SO4 के साथ पहले कौन था, तो मेरे बच्चे आंसर करेंगे सर CuSO4 में, या ऐसे बोल लो SO4 के साथ पहले कौन था, कॉपर था। आज SO4 के साथ कौन है, Fe। तो क्या कॉपर की जगह Fe ने ले ली, अरे क्या कॉपर की जगह Fe ने ले ली, तो क्या मैं बोल सकता हूं किसी की जगह किसी और का आना, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अपन बोलेंगे किसी की जगह किसी और का आना ही क्या है, प्रतिस्थापन है। यहाँ पे पहले SO4 के साथ कॉपर बैठा था, आज SO4 के साथ Fe है, मतलब Fe ने CuSO4 में से कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। कॉपर पहले संयुक्त था, आज कैसा है, मुक्त है। देखो एक और बात सुनो, देखो CuSO4 और एक Cu, दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे कॉपर कैसा है, यहाँ पे कॉपर एकदम फ्री है, यहाँ पे कॉपर क्या है, एकदम फ्री है। कॉपर अकेला है तो इसको अपन बोलेंगे मुक्त। यहाँ पे कॉपर SO4 के साथ है तो इसको अपन बोलेंगे संयुक्त। इसको बोलते हैं संयुक्त अवस्था, इसको बोलते हैं मुक्त अवस्था। तो जो कॉपर सल्फेट किसी जमाने में संयुक्त था, किसी के साथ कंबाइंड था, आज कैसा है, मुक्त, फ्री है। और जो Fe किसी जमाने में मुक्त था, आज वो क्या है, संयुक्त है। और इस पूरी अभिक्रिया होने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि Fe की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है। इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, ध्यान देना मेरे बच्चों। क्या लिखा है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, तो इसने कॉपर को हटा दिया। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, क्योंकि क्रियाशीलता आयरन और कॉपर में किसकी ज्यादा होती है, आयरन की। ये बात दिमाग में रख लेना, आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आयरन की क्रियाशीलता कॉपर सल्फेट से ज्यादा थी, तो जो आयरन, तो देखो जो SO4 किसी जमाने में कॉपर के साथ था, आज वो SO4 Fe के साथ है, तो कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया। और जो Fe कभी अकेला था, आज वो संयुक्त है। और जो कॉपर कभी संयुक्त था, आज वो मुक्त है। ठीक है, इस अभिक्रिया में लोहा, जिसको कि अपन आयरन बोलते हैं, आयरन ने, लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन, AQ बोले तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। AQ का मतलब CuSO4 कहां पे है, CuSO4 जल में है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में लोहे, आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके पीछे का कारण क्रियाशीलता जिंक और कॉपर में, ठीक है, जैसे इधर यहाँ पे अपन ने बोला क्रियाशीलता Fe और कॉपर में किसकी ज्यादा थी, Fe की ज्यादा थी। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे वापस से अभिक्रिया देखो, Fe की जब अपन अभिक्रिया CuSO4 से करवाते हैं तो बन जाता है FeSO4 और Cu क्या होता है, निकल जाता है। ये अपना फेरस सल्फेट और ये अपना कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट, या इसको अपन फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, इसको अपन फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं। आगे क्रियाशीलता जिंक और कॉपर को कंपेयर कर रहे हैं। जिंक और कॉपर में क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होती है, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है। जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है। तो क्रियाशीलता का ये ऑर्डर भी अपने को पता होना चाहिए। अपन एक रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। तो जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है। तो जिंक सॉलिड की जब हम अभिक्रिया करवा रहे कॉपर सल्फेट एक्वस से, सुनना ध्यान से, CuSO4, अभी कॉपर कैसा है, मुक्त या संयुक्त। तो मेरे बच्चे आंसर करेंगे सर अभी कॉपर संयुक्त है। मैं कहूंगा किसके साथ संयुक्त है, तो तुम कहोगे सर कॉपर SO4 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी संयुक्त है। जिंक और कॉपर में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा, तो आंसर जाएगा सर जिंक की ज्यादा। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व, सुनना देखो लाइन ध्यान से, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। जो SO4 किसी जमाने में कॉपर के साथ था, वो SO4 आज जिंक के साथ है। जिंक पहले मुक्त था, अब संयुक्त है, और कॉपर पहले संयुक्त था, अब मुक्त है। तो ये बात समझ आ गई होगी, कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन गया। अधिक अभिक्रियाशील तत्व ने कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। जिंक जो मुक्त था आज संयुक्त है, कॉपर जो संयुक्त था आज मुक्त है। बात समझ आ गई होगी। आगे अपन एक और एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। लेड और कॉपर में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा, तो Pb और Cu में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो मेरे सारे बच्चे आंसर करेंगे कि सर Pb की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है। Pb की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है। तो जब हमने Pb की अभिक्रिया CuCl2 से करवाई, जब हमने CuCl2 से करवाई, कॉपर क्लोराइड से करवाई, तो क्या देखने को मिला, सुनना,
ये कैसा था? मुक्त, आज कैसा है? संयुक्त। ये कैसा था? संयुक्त, आज कैसा है? मुक्त। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व ने कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा दिया। ठीक है, पीबी सॉलिड की रिएक्शन अपन करवाएंगे। पीबी की अभिक्रिया करवाई CuCl2 से, तो क्या बनेगा? एक बनेगा PbCl2 और साथ में कौन रिलीज हो जाएगा? कॉपर रिलीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा? पीबी की अभिक्रिया CuCl2 से करवाई तो बना PbCl2 साथ में Cu। जो पहले मुक्त था आज संयुक्त है, जो कभी संयुक्त था आज मुक्त है। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व ने कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दिया। जिंक तथा लेड, जिंक तथा लेड, लेड बोले तो पीबी को अपन क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं, जिंक को Zn बोलते हैं। तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वह कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। एक लाइन जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, जो बहुत काम की है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो कभी भी किसी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। क्रियाशीलता जब किसी की ज्यादा होती है तो ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके यौगिक से हटा देता है। अगली रिएक्शन अपन डिस्कस करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली रिएक्शन अपन डिस्कस कर रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन डिस्कस करने वाले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सुनना देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? वह अभिक्रियाएं, अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार बोल देता हूं, नोट कर लेना। वह अभिक्रियाएं जिनमें, वह अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसको अपन द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, Na2SO4 जिसको क्या अपन बोलते हैं? सोडियम सल्फेट, उसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं BaCl2 के साथ में। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं BaCl2, बेरियम क्लोराइड। Ba मतलब बेरियम, Na मतलब सोडियम, यहाँ पे अपना SO4 मतलब सल्फेट, यहाँ पे अपना Cl मतलब क्लोराइड। ठीक है, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं? BaCl2 से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को आयनों का आदान प्रदान देखने को मिल रहा है। Na2 अभी SO4 के साथ Na है, अभी SO4 के साथ कौन है? Ba है। कुल मिला के Ba चला गया SO4 के पास, Na आ गया Cl के पास। तो Ba, और देखो इस Ba ने SO4 के साथ कम, ये Ba SO4 के साथ जुड़ गया तो इसने बना लिया BaSO4, अपन इसको बोलेंगे बेरियम सल्फेट। अब आप लोगों को पता होना चाहिए बेरियम सल्फेट जो होता है उसका श्वेत अवक्षेप होता है। बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप होता है। बेरियम सल्फेट का कौन सा अवक्षेप होता है? श्वेत अवक्षेप होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट श्वेत अवक्षेप होता है, और साथ में इस Na ने इस Cl के साथ मिलकर क्या बना लिया? 2NaCl बना लिया। आपको बैलेंसिंग चेक करना आता ही होगा। इधर सोडियम के नंबर कितने हैं? 2। इधर भी देखो 1 NaCl में 1 सोडियम, तो 2 NaCl में 2 सोडियम। इधर SO4 पूरा का पूरा 1, इधर भी पूरा का पूरा SO4 1, वरना ऐसे चेक कर लो, 1 सल्फर 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। ठीक है, इधर बात करते Ba कितना? 1, इधर भी Ba कितना? 1, इधर क्लोरीन कितने? 2, इधर भी देखो 1 NaCl में 1 क्लोरीन, तो 2 NaCl में 2 क्लोरीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात जो वो ये है कि जब हम सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं तो एक बनता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट, अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा सर ये अवक्षेप क्या होता है? तो मैं बोलूंगा जो भी सॉलिड चीजें होती है, जब भी उत्पाद में कोई सॉलिड चीज बनती है, और आप लोगों को पता है सॉलिड चीजें एट द एंड कहाँ बैठ जाती है? नीचे बैठ जाती है। जो भी ठोस चीजें होती है कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाती है। तो जो भी सॉलिड सब्सटेंस होंगे, अगर किसी अभिक्रिया में ऐसा उत्पाद बन रहा है जो कि सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? पीपीटी। पीपीटी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट को अपन और हिंदी में बोलेंगे अवक्षेप। प्रेसिपिटेट को क्या बोलेंगे? अवक्षेप। तो यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब श्वेत अवक्षेप देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेट या अवक्षेप क्या होता है? प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं अपन? पीपीटी। पीपीटी को अपन प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी, हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। तो यहाँ पे अपने को सफेद अवक्षेप या श्वेत अवक्षेप देखने को मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ये वाला कलर भी दिमाग में रखना है। BaSO4 बेरियम सल्फेट का कैसा पीपीटी? तो बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड है उसका व्हाइट पीपीटी। ठीक है, ये वाटर की प्रेजेंस में कैसा होता है? ये वाटर में घुलता नहीं है, सॉलिड चीज है, तो सॉलिड चीजें कहाँ बैठ जाएगी? नीचे बैठ जाएगी, तो श्वेत अवक्षेप बनाता है। अब यहाँ पे एक जो लाइन लिखी है, यहाँ श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। सुनना देखो ध्यान से, यहाँ इस अभिक्रिया में ना, इस अभिक्रिया के लिए कह रहे हैं, यहाँ श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। अब आप लोगों को पता है जो चीजें जल में अविलय है, अविलय का मतलब जो जल में नहीं घुलती,
जल में अविलय का मतलब है वो चीजें जो जल में नहीं घुलती उसको अपन बोल देते हैं अविलय, जो घुल जाती है उसको क्या बोलते हैं, कहते हैं ना ये चीज जल में विलय है, यह चीज जल में अविलय है। मतलब कि अगर जो पदार्थ जल में घुल जाता है तो अपन बोलेंगे जल में विलय है, जो पदार्थ नहीं घुल रहा है मतलब जल में अविलय है। तो ये जो श्वेत अवक्षेप है ना, श्वेत पदार्थ का निर्माण होता है श्वेत रंग के, जो जल में अविलय है मतलब इनसॉल्युबल है, मतलब घुलता नहीं है। इस अविलय इनसॉल्युबल, अविलय को इंग्लिश में अपन बोलते हैं इनसॉल्युबल, जो घुलता नहीं है, ठीक है। इस अविलय इनसॉल्युबल पदार्थ को अपन क्या बोल देते हैं, अवक्षेप बोल देते हैं। जिस अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक और परिभाषा आ गई कि अच्छा ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप कौन होता है, ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। कहां बैठ जाता है, एट द एंड नीचे बैठ जाता है परख नली में। परख नली में कहां बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। जिस भी कंटेनर में अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं, जिस भी कंटेनर में अभिक्रिया करवा रहे हैं वहां एट द एंड सॉलिड चीजें कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो एक और यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं डेफिनेशन की कि यहाँ इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट श्वेत अवक्षेप होता है, यहाँ श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में कैसा अविलय है, इनसॉल्युबल है। इस अविलय इनसॉल्युबल पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो गई। देखो क्या क्या पढ़ा अपन ने, अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ी अपन ने, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इन सारी अभिक्रियाओं के बारे में अपन ने बात की। मैं आपको इन सारी अभिक्रियाओं के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सारे शॉर्ट नोट्स मैं कहाँ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इन सारी चीजों की बात करूँ तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, ये सारी चीजें आपको मिलेगी हमारे जो साइंस आचार्य का व्हाट्सअप चैनल है और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगी। अब अगर आप वहाँ पे हमसे नहीं जुड़ पा रहे हो तो आपको क्या करना है, मेरे को मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 8302898893, इन पे क्या कर देना है, इन पे मैसेज कर देना है 8302898893 पे। इन पे आप मैसेज करोगे मेरे को तो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, वरना मैं आपको PDF वगैरह सेंड कर दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शायद ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो में आपको कोई सी भी बात समझ आई तब भी नीचे कॉमेंट करना। अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है तभी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक को फिर से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये सारी बातें मैं अगली क्लास में एक बार क्विक रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। अब अपने पास जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि अपन अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, नाम है उसका रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नेम है उसका, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स को अपन हिंदी में रेडॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेडॉक्स वैसे इसको अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया, अपचयोपचय, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया आती है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया आती है, उसको अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 1 से 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर अपन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। आपको हर एक चैप्टर 1 by 1 हम डिटेल में प्रोवाइड करवाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और वो सारे क्वेश्चन जो कि आपको आगे जो लेके जाएंगे, आगे कॉन्सेप्ट बनाएंगे, वो सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, बाकी बातें अपन अगली क्लास में डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मोबाइल नंबर है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, सेव कर सकते हो 8302898893। इस पर मैसेज करो, मैं आपको जो भी आपका डाउट होगा वो सॉल्व करके वहाँ पे बता दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा। तो ये एक बार का पढ़ के आना, अगर कोई डाउट रहता है तो अपन अगली क्लास में फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में जब आओ तो नोट्स अच्छे से बना लेना, सारी चीज़ें पढ़ के आना, और नेक्स्ट क्लास में अपन और भी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। ओके बाय।